दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है भारत के संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन क्या होता है कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। मतलब प्रकृति से प्रकार विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, मतलब हमारी जो भी आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करने के लिए हम जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सभी क्या है, संसाधन है। या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। मतलब साफ तौर पर कहना ये है कि संसाधन वैसी हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो सभी क्या है, संसाधन है। चलिए आगे देखते हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दो हो सकते हैं। मतलब संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक में क्या आते हैं, जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज। जैविक संसाधन जैसे वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव, ये सभी क्या है, जैविक संसाधन है। प्रसिद्ध भौगोलिकविद जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। मतलब प्रसिद्ध भौगोलिक जिमरमैन वैज्ञानिक का नाम है, जिसका कथन यह था कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बनाए जाते हैं। मतलब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से संसाधन का खुद निर्माण करते हैं। जैसे मान के चलिए ये इंसान को मोबाइल का ज़रूरत था तो मोबाइल बनाया, टीवी का ज़रूरत पड़ा टीवी बनाया, गाड़ी का ज़रूरत पड़ा गाड़ी बनाया। मतलब संसाधन पहले से नहीं था बल्कि मानव ने बनाया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास की स्थिति के आधार पर। तो संसाधन है, संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्रकृति में क्या सब आता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मानव निर्मित में संरचनाएं और दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता। तो नवीकरणीय में क्या आता है, सतत और जैव। जैव में प्राकृतिक और वन्य जीव, और इसमें अनवीकरणीय में पुनः चक्रण और अचक्रण। तो क्या होता है इसको हम डिटेल से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो वैसा संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे जैव संसाधन का मतलब क्या हुआ, सजीव, मतलब सजीव जैसे गाय, भैंस, मत्स्य पालन, मछली पालन, इस सब से जो भी हमें संसाधन की प्राप्ति होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन। मनुष्य भी खुद एक संसाधन है। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है जिसका उपयोग करके कोई काम को पूरा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी संस्था में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो संस्था का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, वो मालिक हो गया, और अदर टीचर का उपयोग करके वो क्या कर रहा है, अपनी संस्थाएं चला रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, उसका उपयोग, मतलब अदर टीचर जो है उसका उपयोग करके वो अपनी काम पूरा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उसके लिए वो संसाधन हो गया। जैसे कोई घर बनता है तो उसमें जो लेबर मिस्त्री रहते हैं, मालिक क्या करता है, लेबर मिस्त्री का उपयोग करके अपना घर तैयार करते हैं। मतलब क्या हुआ कि लेबर और मिस्त्री क्या है, वो भी खुद एक संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अजैव संसाधन। वैसा संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर, ये सभी क्या है, अजैव संसाधन है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें हम अपनी भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये हुआ कि जिसे जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। पानी कभी खत्म नहीं हो सकता है, नहीं हवा कभी खत्म हो सकता है, नहीं सौर ऊर्जा यानी सोलर सेल, ये भी कभी खत्म नहीं हो सकता है। चलिए आगे है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन जिन्हें हम किसी भी तरीके से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी अगर खत्म हो गया तो इन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये करोड़ों वर्षों के पश्चात बनते हैं। ये कैसे बनते हैं आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में
होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। मतलब ये इसके अंतर्गत वैसे संसाधन आते हैं जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, मतलब किसी खास व्यक्ति का यह अधिकार होता है। जैसे भूखंड यानी कि भूमि का टुकड़ा, बगीचा, तालाब इत्यादि। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, जैसे उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए समुदाय के मतलब पूरे समूह, या जैसे मान लीजिए कि गांव में ही कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है या कोई मंदिर है, उस पर पूरे समुदाय का आधार है। मतलब उस गांव में जितना भी लोग हैं पूरे समुदाय का, मतलब उस समुदाय के जितने भी लोग हैं उस सब का अधिकार है, तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। मतलब जिसमें सभी लोगों का अधिकार होता है। एग्जाम्पल स्वरूप में खेल का मैदान, सार्वजनिक पार्क, मंदिर, मस्जिद, मतलब इस सब पे सभी का अधिकार होता है। राष्ट्रीय संसाधन किसी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब एक राष्ट्र के अंतर्गत जितनी भी संसाधन की वस्तुएं हैं वो सभी क्या है, भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा का मतलब होता है जो, जैसे इंडिया का बॉर्डर हो गया, मतलब इंडिया जो राष्ट्र है वो कितना एकड़ में फैला हुआ है, कितना दूर में फैला हुआ, कुछ ना कुछ सीमाएं होगी, उसी को हम लोग भौगोलिक सीमा कहते हैं। उसके अंतर्गत जितनी भी संसाधन की वस्तु आएगी, जो भी होगा वो सभी किसका होगा, तो जिसका वो राष्ट्र होगा। मतलब जैसे भारत है तो भारत का होगा, अमेरिका है तो अमेरिका का होगा, मतलब जो भी राष्ट्र है उसी का होगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय, जैसे इंडिया के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र में, देखिए समुद्री क्षेत्र में किसी भी देश के 200 किलोमीटर यानी इंडिया के तीनों ओर पानी है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि ये भारत की सीमाएं हैं, इसके तीनों तरफ पानी ही पानी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो 200 किलोमीटर की दूरी होगी, इतना में जो भी खनिज आएगा, जो भी संसाधन आएगा, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे होती है कि ये किसका होगा, तो ये भारत का होगा। ये भारत की जिम्मेदारी, ये तो भारत का ही है, लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, ठीक उसी प्रकार। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका आ गया, तो भारत के और श्रीलंका के बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो इसमें 2 भागों में बांट दिया गया, मतलब आधा इंडिया का, आधा श्रीलंका का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नोट, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ तथा जल संसाधन, वन्य जीव एवं समुद्री जीव, जैसे 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। मतलब समुद्र से यानी कि किसी भी देश की सीमा से 200 किलोमीटर के अंतर्गत जितनी भी आएगी मछली आएगी या कोई खनिज मिल गया, उस पर किसका अधिकार होगा, तो जिसका वो राष्ट्र होगा उसका अधिकार होगा। मतलब ये इंडिया की सीमा से 200 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी आएगी समुद्र में, जो भी खनिज निकलेगा, जो भी तेल निकल गया, या मछली होगा या कोई और उपयोगी वस्तुएं, जो भी संसाधन की वस्तुएं होगी, ये सब पे उस सब पे इंडिया का अधिकार होगा। किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष संसाधन। तो संभावी संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान यानी अस्तित्व होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया संभाव्य संसाधन कहलाता है। मतलब वैसा संसाधन जिसका वास्तव में अभी उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन संभावना है कि आगे चल के इनका उपयोग होगा, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। मतलब ये फ्यूचर में कोई भी वस्तु संसाधन तब तक नहीं बन सकती है जब तक इंसान उसका उपयोग न करने लगे। चाहे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, आपने इसका कभी उपयोग नहीं किया, उपयोग कर भी नहीं रहे, तो आपके लिए ये संसाधन नहीं है। मतलब जिस वस्तु का, मान लीजिए आपके पास कोई कलम है, उसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपके पास वो है लेकिन वो संसाधन नहीं है। मतलब इंसान जब तक किसी वस्तु का उपयोग नहीं कर लेता, उपयोग की वस्तु उसके लिए नहीं बन जाती, तब तक वो वस्तु संसाधन नहीं कहलाती। ठीक उसी प्रकार संभावित संसाधन में है कि वस्तु उपलब्ध है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं परंतु इसका उपयोग भविष्य में करेगा, तो ये हुआ संभावित संसाधन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विकसित संसाधन। तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारण की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाती है। विकसित संसाधन के अंतर्गत वे सभी संसाधन आते हैं जिनका मतलब कह सकते हैं जिस पर लिमिट लगा हुआ है। वैसा संसाधन जो सर्वेक्षण किया गया है, मतलब उस पर पूरा रिसोर्स किया गया है और उसकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारण की जा चुकी है। मतलब इसकी गुणवत्ता, इसमें क्या क्या गुण है और कितना मात्रा में इसका उपयोग करना है, इस प्रकार के संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है
और आपने 100 रुपया पे लिमिट लगाया है कि कितना मात्रा में इसका उपयोग करना है, एक दिन में 5 रुपया खर्च करना है कि 2 रुपया खर्च करना है, मतलब लिमिट लगा हुआ है, उससे ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब उतना ही करना है। तो उसे इस प्रकार के संसाधन को, इस प्रकार की जो भी संसाधन होती है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। उसके बाद है भंडार। तो वे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के अभाव में उसकी पहुँच से बाहर हो, भंडारण कहलाता है। मतलब भंडारण संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो अभी उपलब्ध है लेकिन उपयुक्त तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास ऐसी नहीं है जिससे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लिथियम बहुत ही मात्रा में ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है कि हम उस लिथियम को निकाल सकते हैं। तो ये भंडार, मतलब लिथियम जो है ये भंडार है, अभी भंडार पूरा है, भरा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसकी तकनीक नहीं है। तो ये भंडार संसाधन के अंतर्गत आ गया। भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे हम उसका निकाल करके उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन क्या है? संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब संचित कोष संसाधन और भंडार संसाधन दोनों एक ही होते हैं। मतलब इसमें दोनों में क्या है कि संसाधन उपलब्ध है लेकिन उसका अभी हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर भविष्य में तकनीक आएगी और उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो फिर वो दूसरे संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन अभी भी जब तक वो रखा हुआ है, उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब लिथियम बहुत ही उपयोगी वस्तु है, उपयोगी वस्तु है, लेकिन अभी इसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वैसी तकनीक नहीं है। तो अभी ये किस में आएगा? भंडार या संचित कोष संसाधन के अंतर्गत। चलिए आगे है संसाधन नियोजन। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। मतलब संसाधन नियोजन का मतलब हुआ कि ऐसी तकनीक या ऐसा कोई नियम बना देंगे जिससे हम लोग क्या कर देंगे, मतलब कोई भी सुनिश्चित कर देंगे कि इतना ही मात्रा में हमको ये संसाधन का उपयोग करना है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब का उपयोग पे अब लिमिट लग रहा है, मतलब कम मात्रा में, अधिक से अधिक जोर दिया जाए, जैसे बिजली पर, ठीक है, इस सब पे। आगे है संसाधन संरक्षण। संसाधनों का न्यायसंगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो या संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण का मतलब हुआ कि संसाधन को बचा करके भविष्य के लिए रखना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? न्याय संगत, योजनाबद्ध मतलब योजना बना करके, और अपव्यय मतलब बर्बाद नहीं करेंगे, और विवेकपूर्ण मतलब सोच समझ के उसका उपयोग करेंगे। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार कार्य करेंगे तो उसे ही हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का मतलब हुआ संसाधनों को योजना बना करके यानी योजनाबद्ध, और अपव्यय मतलब बर्बाद नहीं करना है, और ठीक ठाक मतलब विवेकपूर्ण का मतलब हुआ सही सही उपयोग करेंगे, मतलब सोच समझ के उसका उपयोग करेंगे, उसे संसाधन संरक्षण संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये मतलब अभी तो ऐसा अस्तित्व नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि ये खत्म हो सकता है। इसका हम लोग क्या करते हैं? योजनाबद्ध तरीके से इसका उपयोग करते हैं। जैसे भारत में भी जगह जगह पर एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। विचार ये है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके उसका उपयोग किया जाएगा, ताकि मतलब इससे आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी और संसाधन संरक्षण भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता विकास। सत्ता विकास क्या है? तो विकास की वह अवधारणा है जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास द्वारा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को कायम रखा जा सके। मतलब सत्ता विकास का मतलब हुआ कि संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं लेकिन विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, ऐसे उपयोग करेंगे जो अभी पर्यावरण में हमको हानि ना हो, मतलब पर्यावरण में उसकी कमी महसूस ना हो, और भावी पीढ़ी के लिए भी हम लोग बचा के रख लें। जैसे मान लीजिए किसी के घर में 5,000 रुपया सैलरी आता है, 5,000 रुपया सैलरी आता है, उसका उपयोग हम लोग सोच समझ के करेंगे। मान के चलिए कि अगर हमको 3,000 में काम हो जा रहा है तो 3,000 खर्च करेंगे, बाकी का 2,000 हम लोग बचा करके रख लें। ऐसा नहीं कि 5,000 रुपया आया, 3,000 में काम हो जा रहा है, 4,000 खर्च कर देंगे, ऐसा नहीं करना। मतलब अगर 3,000 में हो जा रहा है 3,000 खर्च करेंगे, 2,000 बचा के रखेंगे। इससे क्या होगा कि अभी जो है वो भी काम बन जाएगा, भविष्य के लिए बचा लेंगे। तो इस प्रकार के उपयोग को, अगर संसाधन का इस तरह से उपयोग करते हैं तो उसे सत्ता विकास कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो ऑब्जेक्टिव के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों को याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन देखिए 3 बार हुआ है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी न्यूयॉर्क में हुआ था, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। उसके बाद देखिए आगे क्या है? प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स। ये क्या होती है? तो भूमि संसाधन, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव, प्राणी, खनिज,
शक्ति ऊर्जा मतलब जो प्रकृति के द्वारा, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त प्रदान किया गया है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मानव निर्मित संसाधन, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मानव बनाया है, जैसे बस, ट्रक, लालटेन, डिबिया, मोबाइल, उसके बाद टीवी, टेलीविज़न, मतलब ये सभी जो भी टेक्नोलॉजी है ये मानव खुद बनाया है, ये हो गया मानव निर्मित संसाधन। और प्रकृति जैसे हवा, जल, भूमि, ये सभी किसने दिया है? तो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। तो जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया है उसे प्राकृतिक संसाधन, और जो मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका पूरा चैप्टर आगे में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अगले चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल से देखेंगे। तो चलिए आज क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।